अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बेसिक लिटरेचर का लेक्चर नंबर 10 और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे रेनेसेंस पीरियड जो कि 1500 से लेकर 1660 तक था। तो सबसे पहला जो पॉइंट है रेनेसेंस एज के बारे में या रेनेसेंस पीरियड के बारे में, इसकी जो ड्यूरेशन है 1500 से लेकर 1660 बीसी तक था। ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है वो रेनेसेंस का मतलब क्या होता है। रेनेसेंस मीन्स रिवाइवल और न्यू बिगिनिंग। रेनेसेंस का मतलब होता है रिवाइवल या फिर न्यू बिगिनिंग, यानी एक नई शुरुआत। लिटरेचर में ये कौन सा पीरियड था? रेनेसेंस वाज अ टाइम पीरियड, अ टाइम इन यूरोप। रेनेसेंस जो था वो यूरोप में वो वक्त था when people started thinking more about human beings instead of only religion। जब लोगों ने इंसानों के बारे में ज़्यादा सोचना शुरू किया इंस्टेड ऑफ ओनली रिलीजन, यानी सिर्फ मज़हब पे उनका फोकस नहीं था बल्कि उनका फोकस इंसान की तरफ दोबारा आ गया। इसके अलावा दे बिकेम इंटरेस्टेड इन साइंस आर्ट एंड एजुकेशन। लोगों का जो इंटरेस्ट था, दिलचस्पी थी साइंस में, आर्ट में और एजुकेशन में, उनकी तरफ उनका जो दिलचस्पी थी वो बढ़ने लगी। उससे पहले जो उनकी, आप समझते हैं कि यूरोप जो था वो एक डार्क एजेस में था। ठीक है। रेनेसेंस वो पीरियड था, आप समझते हैं यानी ये समझा जाता है कि रेनेसेंस एक मतलब कि एक गोल्डन टाइम पीरियड समझा जाता है जिसमें जो ना यूरोप जो है ना डार्क एजेस से निकल आया। अब रेनेसेंस के बारे में हम जो है ना पढ़ेंगे कि रेनेसेंस दौर में जो हमारा इंग्लिश लिटरेचर था वो किस टाइप का था, कौन कौन से राइटर्स थे। ठीक है। जो हमारा मेन टॉपिक है वो यही है। तो ड्यूरिंग रेनेसेंस यानी रेनेसेंस एज के दौरान ड्रामा बिकेम वेरी पॉपुलर। जो ड्रामा था वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। जो हमारा एक फेमस राइटर है विलियम शेक्सपियर रॉट सम फेमस प्लेज। विलियम शेक्सपियर ने जो प्लेज लिखे थे वो भी रेनेसेंस पीरियड में ही बिलोंग करते हैं। जो विलियम शेक्सपियर है वो भी इस एज से बिलोंग करता है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे। अब जो रेनेसेंस एज है लिटरेचर के वाइज से हम इसको डिवाइड करते हैं चार फेजेस में। पहला जो फेज है रेनेसेंस एज का वो हमारे पास है एलिजाबेथन एज, जो कि 1558 से लेकर 1603 तक है। दूसरा है हमारे पास जेकोबियन एज, जो कि हमारे पास 1603 से लेकर 1625 तक है। उसके बाद है हमारे पास कैरोलिन एज, जो कि 1625 से लेकर 1649 तक है इसकी ड्यूरेशन। उसके बाद हमारे पास फोर्थ जो फेज है इसका वो है प्यूरिटन एज। प्यूरिटन एज जो है ना वो हमारे पास 1649 से लेकर 1660 तक है। इनकी ड्यूरेशन आपने याद रखनी है कि रेनेसेंस पीरियड के दौरान हमारे पास चार एजेस थे लिटरेचर के। ठीक है। अच्छा, ये जो प्यूरिटन एज है ये इम्पोर्टेंट है, स्पेशली जो एलिजाबेथन एज है, क्योंकि इसमें विलियम शेक्सपियर ने अ, जो वर्क है वो लिखा था। इसके बाद प्यूरिटन एज में हमारे पास जो जॉन मिल्टन है जिसने पैराडाइज लॉस्ट लिखा था वो भी प्यूरिटन एज से बिलोंग करते हैं। ठीक है। अच्छा, पहले सबसे पहले हम देखते हैं एलिजाबेथन एज को, फिर वन बाय वन इसको हम डिस्कस करेंगे। ओके। एलिजाबेथन एज जो है हमारे पास जिस तरह 1558 से लेकर 1603 तक ये इसकी ड्यूरेशन है। एलिजाबेथन एज में हमारे पास तीन मेजर पोइट्स को हम डिस्कस करेंगे या राइटर्स जो है हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास शेक्सपियर आता है। एलिजाबेथन एज में ये उसने अपनी जो जितना भी लिटरेचर है वो लिखा है। इसके बाद क्रिस्टोफर मार्लो जिसने डॉक्टर फास्टर्स लिखा है वो भी एलिजाबेथन एज में ही आता है। इसके अलावा जो तीसरा मेजर राइटर है वो है एडमंड स्पेंसर जिसने फेरी क्वीन लिखी है। ठीक है। जो जो कि एक ड्रामेटिक पोएम है। सबसे पहले हम देखते हैं शेक्सपियर को। शेक्सपियर जो है हमारे पास, इट इज़ कंसिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन एज का ये जो सबसे बड़ा ड्रामेटिस्ट था वो कौन था? शेक्सपियर था। और दूसरा, शेक्सपियर के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपने याद रखनी है, शेक्सपियर इज ऑल्सो नोन एज बॉर्ड ऑफ एवन। शेक्सपियर को जो है ना ये एक टाइटल दिया गया था बॉर्ड ऑफ एवन का, या इंग्लैंड का आप कह सकते हो कि ये ऑफिशियल पोएट था या नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड था। ठीक है। दूसरा ये था कि इसको बॉर्ड ऑफ एवन का भी टाइटल दिया गया है। तो ये अपनी याद रखना है कि बॉर्ड ऑफ एवन इज़ अ फेमस टाइटल दैट इज़ गिवन टू शेक्सपियर। ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है। इसके अलावा आपने ये पॉइंट याद रखना है कि शेक्सपियर ने टोटल 37 है या 38 प्लेस
लिखी हैं, कहीं पे 37 है तो कहीं पे 38 है, ठीक है। प्लेज मतलब कि उसमें ट्रेजेडीज भी है, कॉमेडीज भी है, ट्रेजिक कॉमेडीज भी है, रोमांस भी है और हिस्टोरिकल प्लेज भी है। और 154 उसने सोनेट्स लिखे हैं, ठीक है। तो ये भी आपने पॉइंट्स याद रखने हैं। इसके अलावा हम कुछ फेमस वर्क जो है शेक्सपियर के उसको ज़रा देखते हैं। शेक्सपियर के हमारे पास कुछ उसने सबसे पहले तो ट्रेजेडीज़ लिखे हैं। ट्रेजेडीज़ मैंने आपको समझाया था कि ट्रेजेडीज़ क्या होती है। ऐसी स्टोरीज़ होती है जिसमें ट्रेजिक हीरो होता है, उसका डाउनफॉल होता है और उसकी सैड एंडिंग होती है, ठीक है। तो ट्रेजेडीज़ की जो हमारे पास शेक्सपियर की एग्जांपल है वो है हमारे पास हैमलेट, मैकबेथ एंड किंग लेयर। तो हैमलेट, मैकबेथ एंड किंग लेयर, दीज थ्री आर द ट्रेजेडीज, फेमस ट्रेजेडीज रिटन बाय शेक्सपियर। इसके अलावा शेक्सपियर की जो कॉमेडीज है उसमें हमारे पास दो फेमस एग्जांपल है, एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट। ये दोनों हमारे पास कॉमेडीज है जो कि शेक्सपियर ने लिखी है। थर्ड टाइप की जो प्ले है जो शेक्सपियर ने लिखी है वो है ट्रेजिक कॉमेडी। ट्रेजिक कॉमेडी हमारे पास वो प्ले होता है जिसमें ट्रेजेडी के भी एलिमेंट्स होते हैं और कॉमेडी के भी एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। जो हमारे पास द मर्चेंट ऑफ वेनिस है ये हमारे पास एक ट्रेजिक कॉमेडी है जो कि विलियम शेक्सपियर ने लिखी है। इसके अलावा शेक्सपियर ने कुछ हिस्टोरिकल प्लेज भी लिखी हैं, यानी जो कि हिस्ट्री पे बेस्ड है, जिस तरह रिचर्ड थर्ड है, हेनरी फिफ्थ है, ठीक है। शेक्सपियर की जो आखिरी साल थे या आखिरी जो मतलब कुछ सालों में उसने लिटरेचर लिखा था, तो उसने रोमांटिक प्लेस भी लिखे थे, फॉर एग्जांपल द टेम्पेस्ट। तो द टेम्पेस्ट जो है ये एक रोमांस है, रोमांटिक प्ले है जो कि शेक्सपियर ने लिखा है इन द लेटर एजेस, मतलब कि उसके जो आखिरी फेज था जिसमें वो लिटरेचर लिखता था, तो उसमें उसने एक रोमांस द टेम्पेस्ट भी लिखा है। ओके, इसके अलावा जो शेक्सपियर के मुतालिक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें आपने याद रखनी है कि जो शेक्सपियर है इसको कहा जाता है द मास्टर ऑफ ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स जो है ना एक स्पेसिफिक टाइप का वर्स होता है जिसको शेक्सपियर ने क्या किया था, इस अपने दौर में परफेक्शन पे लाया था, ठीक है। उससे पहले यूज़ हुआ था, इंट्रोड्यूस किसी और ने किया था, बट मास्टर किसने किया था, शेक्सपियर ने किया था। इसलिए शेक्सपियर को कहा जाता है द मास्टर ऑफ ब्लैंक वर्स। इसके अलावा शेक्सपियर ने अपने प्ले में एक फेमस लिटरेरी डिवाइस या फिगर ऑफ स्पीच जिसको हम कहते हैं सोलिलोकी, सोलिलोकी का भी शेक्सपियर ने इस्तेमाल किया है अपने प्लेस में। सोलिलोकी क्या होता है, ये एक फिगर ऑफ स्पीच होता है। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, व्हेन अ कैरेक्टर टॉक्स टू हिमसेल्फ, यानी ये एक किस्म का स्पीच होता है जिसमें कैरेक्टर क्या करता है, खुद से बात करता है और वो यानी वो अपने जहन में कुछ सोच रहा होता है और वो जो जो कुछ भी सोच रहा होता है ना वो ऑडियंस के सामने मतलब कि ऑडियंस को सुनाई देता है या फिर अगर स्टेज पे है तो उसको दिखाई देता है। आपने ड्रामाज में देखा होगा कभी कभी कैरेक्टर्स होते हैं ना वो सोचते हैं, तो उसकी जो सोच थिंकिंग होती है ना वो हमें नज़र आती है, यानी उसकी थिंकिंग से हमें उसके इमोशंस, उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है वो पता चलता है। तो इस तरह की डिवाइस को हम क्या कहते हैं, सोलिलोकी। इट हेल्प्स द ऑडियंस अंडरस्टैंड द कैरेक्टर्स माइंड एंड इमोशंस। इस तरह की जो स्पीच होती है सोलिलोकी में जिसमें कैरेक्टर सोच रहा होता है और उस ऑडियंस को पता होता है जो कुछ भी वो सोचते हैं ना, ऑडियंस उसको देखते हैं या सुनते हैं। इट हेल्प्स द ऑडियंस अंडरस्टैंड द कैरेक्टर्स माइंड एंड इमोशंस। इससे ऑडियंस को कैरेक्टर जो है उसके इमोशंस और उसके माइंड में क्या चल रहा है उनके बारे में पता चलता है। शेक्सपियर यूजेस दिस डिवाइस इन हिज प्ले हेमलेट। शेक्सपियर अपनी एक ट्रेजेडी है हेमलेट, उसमें इस डिवाइस सोलिलोकी का इस्तेमाल करता है। वहाँ पे हेमलेट एक प्ले है जिसमें एक ट्रेजिक हीरो होते हैं हेमलेट। मैंने आपको पहले भी बताया था ट्रेजेडी जब मैं आपको पढ़ा रहा था कि ट्रेजेडी क्या होती है, और ट्रेजेडी में ट्रेजिक हीरो होता है, ट्रेजिक हीरो का डाउनफॉल होता है जिसको हम ट्रेजिक फ्लॉ कहते हैं, यानी उसके अंदर एक खामी होती है ट्रेजिक हीरो के अंदर, जिस खामी की वजह से उसका डाउनफॉल होता है उसको हम ट्रेजिक फ्लॉ कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखते हैं ना तो वहाँ पे शेक्सपियर कहते हैं टू बी और नॉट टू बी, यानी ये जो एक स्पीच है टू बी और नॉट टू बी, ये एक बहुत मतलब कि एक लेंथी सा स्पीच है, मैंने एक शॉर्ट वो लिखी है। ये एक एग्जांपल है सोलिलोकी की, क्योंकि ये जो स्पीच वो देते हैं तो इस स्पीच से हमें क्या पता चलता है कि जो हेमलेट है, जो कैरेक्टर होते हैं, जो कि इस कहानी का ट्रेजिक हीरो भी होते हैं, थिंकिंग अबाउट लाइफ एंड डेथ, वो सोच रहा होता है ना कि टू बी और नॉट टू बी, टू बी मतलब टू लिव और नॉट टू बी यानी टू नॉट टू लिव।
कि मुझे जीना चाहिए या मुझे मरना चाहिए, वो कंफ्यूज होता है, ठीक है। और ये ऑडियंस को भी पता चलता है। दिस स्पीच रिवील्स हिज मेंटल स्टेट। इस स्पीच से ऑडियंस को उसकी मेंटल स्टेट का पता चलता है कि वो किस चीज़ में होता है, डिप्रेशन में होता है, उसके सुसाइडल थॉट्स चल रहे होते हैं, और साथ में उसको कंफ्यूज भी होते हैं कि मुझे जीना है या नहीं जीना है। इसके अलावा और भी आपको चीज़ें नजर आएंगी, ठीक है। दिस स्पीच ऑल्सो रिवील्स हिज कन्फ्यूजन एज वेल, यानी उसकी जो फिलोसफी होती है अबाउट लाइफ, वो भी आपको पता चलती है। और यहाँ पे उसकी जो कन्फ्यूजन होती है ना, वो क्या होती है, थिंकिंग टू मच बिफोर एक्शन, ठीक है। यानी एक्शन, कोई भी एक्शन परफॉर्म करने से पहले वो बहुत ज़्यादा सोचता है, जो कि उसका ट्रेजिक फ्लॉ भी होता है। और इस ट्रेजिक फ्लॉ की वजह से जो हेमलेट होता है, उसकी डेथ भी हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोलिलो की जो है, ये एक फेमस डिवाइस है जो कि शेक्सपियर ने अपने प्ले हेमलेट में इस्तेमाल किया है। हेमलेट जो है एक ट्रेजेडी है जो कि शेक्सपियर ने लिखी है, और इसमें जो मेन कैरेक्टर है, प्रोटोगोनिस्ट है, वो क्या नाम है उसका, हेमलेट है। वो हमारा ट्रेजिक हीरो होता है और उसके अंदर ट्रेजिक फ्लॉ होती है। ट्रेजिक फ्लॉ क्या होती है, वो कंफ्यूज रहता है, कोई भी एक्शन परफॉर्म करने से पहले वो बहुत ज़्यादा सोचता है, और इसी कन्फ्यूजन से उसकी क्या हो जाती है, डाउनफॉल हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, उसके जो दुश्मन है वो उसको मार देते हैं। वो सोच रहा होता है कि मैं अपने दुश्मन को मारूं या ना मारूं। अगर मैंने गलत बंदे को मार दिया, वो उसे पता नहीं होता ना कि मेरा दुश्मन कौन है। ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की थी ना, कि उसके फादर को किसने मारा था। इसी कन्फ्यूजन के चक्कर में वो उससे बदला नहीं ले पाता, और यहाँ तक जब वो डिसाइड नहीं कर पाता, इसी दौरान वो उसके जो दुश्मन होते हैं, उसका अंकल जो होता है, वो क्या करते हैं, उसी दौरान उसको मार देते हैं कुछ बंदों के साथ मिलकर, जिसकी वजह से उसका डाउनफॉल हो जाता है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में जो है ना, हम जो हमारे पास क्रिस्टोफर मार्लो है, उसको डिस्कस करेंगे, जो कि वो एलिजाबेथन एज का सेकंड मोस्ट फेमस पोइट है। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।